हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज की वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि गुजरात पुलिस कॉरपोरेशन लिमिटेड गुजरात पुलिस कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर जो रिक्रूटमेंट आई थी उसका एग्ज़ाम हुआ था। और उस एग्ज़ाम का पेपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो एई का पेपर है, असिस्टेंट इंजीनियर, ये जो पेपर हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं वो गुजरात पुलिस कॉरपोरेशन लिमिटेड GPHCL के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर सॉल्यूशन हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जो असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर अभी हुआ था और इसका सिलेक्शन लिस्ट भी आ गया है, कट ऑफ भी आ गया है। तो जितने भी पेपर्स हैं उन सभी पेपर्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। और उसमें हम लोग सबसे पहले इस पेपर को, लेटेस्ट अभी यही एग्ज़ाम हुआ है तो इस पेपर को हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद प्रीवियसली जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, खास करके सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग के गुजरात के अंदर, कहाँ पे, तो गुजरात गवर्नमेंट के अंदर GPSC के अंदर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सीपेज फोर्स इन ए सॉइल इज, सॉइल के अंदर सीपेज फोर्स जो है वो क्या होता है। तो सीपेज फोर्स कैसे लगता है। सबसे पहला ऑप्शन ए, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन। तो हमें पता है कि सीपेज लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल परपेंडिकुलर होती है। प्रोपोर्शनल टू द एग्जिट ग्रेडियंट एंड प्रोपोर्शनल टू द हेड लॉस। तो सीपेज फोर्स इन सॉइल जो है, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कोर्स ग्रेन सॉइल हैज ए वॉइड रेशियो 0.75, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.75, क्रिटिकल ग्रेडियंट इन द क्विकसैंड कंडीशन ऑकर। तो सबसे पहले कि एक कोर्स ग्रेन सॉइल है और जिसका वॉइड रेशियो ई जो है आपको दे दिया है 0.75, वर्ड रेशियो ई दिया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जी जो दे दिया है आपको 2.75। तो आपको क्रिटिकल ग्रेडियंट निकालना है आईसी। तो आईसी इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है G-1/1 + ई। तो जी की वैल्यू 2.75, उसमें 1 माइनस करेंगे तो 1.75 आ जाएगा। और 1 + ई करेंगे तो 1.75 आएगा। दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे तो आंसर हमारा मिलता है ए। आंसर इज 1। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट क्रिटिकल मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए स्ट्रिप फुटिंग ऑन ए सैचुरेटेड सैंड। सैचुरेटेड सैंड के ऊपर स्ट्रिप फुटिंग में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है, सिलेक्ट द मोस्ट, सबसे इंक्रीज विद द विड्थ ऑफ द फुटिंग। तो क्या अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फुटिंग के विड्थ के साथ साथ बढ़ती है। मतलब इंक्रीज विद द विड्थ ऑफ द फुटिंग, क्या फुटिंग का जो विड्थ है वो बढ़ेगा तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगा। इंक्रीज विद द डेप्थ ऑफ द फुटिंग, इंक्रीज विद द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। तो हमें पता है कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो है स्ट्रिप फुटिंग के अंदर ये तीनों के ऊपर डिपेंड करती है, विड्थ के ऊपर, डेप्थ के ऊपर और यूनिट वेट के ऊपर। तो ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इफेक्टिव अर्थ प्रेशर ऑफ ए सॉइल इज प्रोपोर्शनल टू। इफेक्टिव अर्थ प्रेशर ऑन ए सॉइल इज प्रोपोर्शनल टू। तो सॉइल का जो इफेक्टिव अर्थ प्रेशर है वो किसका फंक्शन होता है। तो tan² 45 डिग्री -5/2। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। एक्टिव अर्थ प्रेशर के अंदर जो एक्टिव अर्थ प्रेशर जो है वो हम कह सकते हैं कि जब सॉइल, मान लीजिए यहाँ पे सॉइल स्ट्रक्चर है तो एक्टिव अर्थ प्रेशर जो है सॉइल से दूर जाता है। पैसिव अर्थ प्रेशर जो है जो सॉइल के नज़दीक में रहता है। और यदि सॉइल मूव नहीं करती है तो रेस्ट कंडीशन में होता है, तो अर्थ प्रेशर एट द रेस्ट कंडीशन होता है। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर में
सॉइल से दूर जाने वाला जो प्रेशर है उसको एक्टिव अर्थ प्रेशर बोलेंगे। तो ये जो है 10 स्क्वायर 45 डिग्री -5/2 इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच फुटिंग इज प्रीफर इन द लोड बियरिंग मेसोनरी कंस्ट्रक्शन ऑन ए सैंडी सॉइल स्ट्रेटा। लोड बियरिंग मेसोनरी कंस्ट्रक्शन के अंदर यदि हमारा जो सॉइल स्ट्रेटा है सैंडी सॉइल है, तो उसमें हम लोग किस प्रकार की फुटिंग को प्रेफर करेंगे? तो आंसर इज स्ट्रिप फुटिंग। क्वेश्चन नंबर 6, इन a deep saturated clay strata the pile foundation installed to bear the load as referred to। इन डीप सैचुरेटेड क्ले स्ट्रेटा है, आपके पास डीप फाउंडेशन है और नीचे स्ट्रेटा जो है क्ले स्ट्रेटा है, तो पाइल फाउंडेशन जो है वो इंस्टॉल टू बियर द लोड एज रिफर टू। तो किसका किसका लोड जो है वो लेने के लिए पाइल फाउंडेशन इंस्टॉल किया जाता है? तो आंसर इज फ्रिक्शन पाइल। आंसर आपको मिलेगा फ्रिक्शन पाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, इफ द फाउंडेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 or more इंडिपेंडेंट यूनिट, which type of joint should be provided to take care of the unequal settlement। यदि फाउंडेशन जो है स्ट्रक्चर का जो फाउंडेशन है वो दो अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया गया हो, तो अनइक्वल सेटलमेंट से बचने के लिए हम लोग कौन सा ज्वाइंट अप्लाई करते हैं? तो आंसर इज स्लिप ज्वाइंट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। In a direct shear box test, the plane of the shear failure is predetermined। डायरेक्ट shear box test के अंदर जो shear failure plane होता है, क्या वो प्री डिटरमाइन होता है? तो ये बिल्कुल सही है। बेटर कंट्रोल इज अचीव ऑन द ड्रेनेज ऑफ ए सॉइल इन ए ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, ये भी सही है। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए फेलियर प्लेन इन ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट इज यूनिफॉर्म। ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट के अंदर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म होती है। इसका ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि अनकंबाइंड कंप्रेशन टेस्ट अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट कैन बी कैरिड आउट ऑन ऑल टाइप ऑफ द सॉइल। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट जो है सभी प्रकार के सॉइल के लिए यूजफुल नहीं होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, if freshly laid concrete is not cured properly it will। यदि फ्रेश कंक्रीट को प्रॉपर क्योरिंग नहीं किया गया तो क्या हो सकता है? नॉट डेवलप इट्स फुल्ली इंटेंडेड स्ट्रेंथ, पूरा का पूरा उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। डेवलप द श्रिंकेज क्रैक, तो ये ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर द बेटर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस द लिंटल बैंड शुड बी प्रोवाइडेड। तो थ्रो आउट द पेरीफेरी ऑफ ए रूम, तो बेटर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए जो हम लोग लिंटल बैंड प्रोवाइड करते हैं वो पेरीफेरी के चारों तरफ प्रोवाइड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, द डैम प्रूफ कोर्स शुड बी प्रोवाइडेड 150 mm अबोव द ग्राउंड लेवल। डैम प्रूफ कोर्स जो है वो ग्राउंड लेवल से 150 mm पर प्रोवाइड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, in multi-story reinforced concrete frame structure, the infill masonry wall। multi-story reinforced concrete frame structure के लिए infill masonry wall जो है should be constructed starting from top story and moving toward to the ground story। Next, question number 13 is discoloration of a concrete surface finishing. Patchy surface finishing is indicated by dark and light patch on the concrete surface. Area with a darker surface occur at a location। तो किस surface के ऊपर हमारा जो है एरिया जो है वो डार्क होने लगेगा? वेयर ए ग्रेटर लॉस ऑफ द मॉइस्चर हैज टेकन प्लेस। तो जहाँ पे मॉइस्चर का ज़्यादा लॉस होगा उस सरफेस की एरिया जो है वो ब्लैक होने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 14, मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन हाइट ऑफ ए ब्रिक वॉल इन ए डे शुड बी लिमिटेड टू। तो एक दिन के अंदर ब्रिक वॉल की जो मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन हाइट है वो 12 से 14 लेयर तक जो है आपको प्रोवाइड करना है, उससे ऊपर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 15, लाइम ब्लूम a white surface deposit on a concrete surface indicate। तो
कंक्रीट सरफेस के ऊपर जो वाइट डिपॉजिटेड हो जाता है, उसमें क्या है कि कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट यूजली रिजॉल्व बाय ड्राइंग, ब्रशिंग और वेट वॉश। तो कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट के कारण से लाइम ब्लूम दिखाई देने लगता है। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द लिस्ट वन एंड द लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड। बोरिस जॉनसन जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। इनेमल इमेनुअल मैक्रोन B1 फ्रेंच प्रेसिडेंट। तो ये थोड़ा जनरल का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है पढ़ लीजिएगा, 16 का बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मैच द लिस्ट वन एंड द लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। तो जबलपुर जो है वो मध्य प्रदेश में है, वेरांगल जो है वो तेलंगाना में है, कोयम्बतूर जो है वो आपको मिल जाएगा तमिलनाडु में, और कटक जो है वो उड़ीसा के अंदर है। ये भी जीके का क्वेश्चन है। Agricultural reform following the act were enacted amend the recently Agriculture Produce Marketing Act, Contract Farming Act, Essential Commodity Act, फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ऑप्शन 1 2 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है गलत है, तो उसको हम यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, आर्टिकल 356 of constitution pertain to imposition of the president rule in a state। आर्टिकल 356 जो बोलता है कि प्रेसिडेंट रूल जो है स्टेट में लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 फिर से टेक्निकल का आ रहा है कि M30 ग्रेड ऑफ द कंक्रीट करस्पॉन्ड टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ 30 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो M30 ग्रेड कंक्रीट का मतलब है कि M मतलब होता है मिक्स और 30 मतलब होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। 28 दिन के बाद जो हम लोग 150 mm का क्यूब कास्टिंग करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm के अंदर, न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द वेल्डिंग रेसिड्यू इज नॉट प्रॉपरली रिमूव फ्रॉम द स्टील मेंबर इट कैन लीड टू। यदि हम लोग वेल्डिंग के जो रेसिड्यूज जो बच जाते हैं उसको हम प्रॉपर वे से रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ऑनसेट ऑफ रस्टिंग, तो रस्टिंग होने लगेगी, जंग लगने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 23, द कंस्ट्रक्शन साइट sometimes a salt like calcium chloride is sprinkled over the ground surface throughout the site. It helps reducing the dusty environment in and around the site। तो साइट के चारों तरफ डस्टी एनवायरनमेंट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव करते हैं चारों तरफ साइट के ऊपर। ए प्लम लाइन और प्लम बॉब प्रोवाइड्स। प्लम लाइन और प्लम बॉब से हमें क्या मिलता है, एज अ वर्टिकल रेफरेंस लाइन। वर्टिकल रेफरेंस लाइन से हमारी जो भी वॉल का कंस्ट्रक्शन करते हैं वो एकदम वर्टिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन ए ब्रिक आर टू बी यूज्ड एट द साइट, a fall test in a quick way to assess the strength of the brick. In this test, the brick should not break when it is dropped on a hard ground from a height of 1 meter। तो 1 मीटर की हाइट से जब हम किसी भी ब्रिक को गिराएंगे तो वो ब्रिक जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए। 1 मीटर की हाइट से हम यदि हम लोग ब्रिक को गिराएंगे तो ब्रिक जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो ये ब्रिक टेस्ट कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, 100 सीमेंट बैग वेयर रिसीव एंड द स्टोर एट ए साइट इन फेब्रुअरी। मान लीजिए फरवरी, एक साइट के ऊपर फरवरी में 100 बैग मंगाया गया साइट के ऊपर। ड्यू टू द लॉकडाउन द वर्क वाज स्टॉप एंड कुड रिज्यूम ओनली इन अक्टूबर 2020। द स्टोर्ड सीमेंट बैग शुड नॉट बी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन। क्योंकि जो स्टोर्ड बैग है वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यदि 3 मंथ से ओल्डर सीमेंट है तो उसको कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज नहीं किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, फ्रेशली मिक्स कंक्रीट मेड ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड आइडली बी कंज्यूम विद इन डैश टाइम ऑफ द मिक्सिंग। मतलब 30 मिनट के अंदर जो है जो भी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसको मिक्स करने के 30 मिनट के अंदर उसको यूज कर लिया जाना चाहिए। तो आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 28, ड्यूरिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट इफ द entrapped एयर इज नॉट रिमूव द इंटरप्टेड स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू डिक्रीज। यदि आप जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट कर रहे हो और उसके अंदर जो एंट्रेप्ड एयर है उसको आप रिमूव नहीं करोगे तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 29, pile foundation are to be designed for the installation in a medium dense sand deposit compared to the board cast in situ pile.
The driven pile of the same diameter and the length will have higher frictional resistance. Question number 30. Ultimate consolidation settlement of foundation resting on a clay soil. तो clay soil के ऊपर जो फाउंडेशन रेस्टिंग करता है उसका अल्टीमेट कंसोलिडेशन क्या होगा? इंक्रीज विद इंक्रीज इन द इनिशियल वॉइड्स रेशियो. तो अल्टीमेट कंसोलिडेशन जो है वो वॉइड्स रेशियो को बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है. क्वेश्चन नंबर 31. A soil with the uniformly coefficient of 10 and uniform coefficient of curvature is 0.5, जिसका यूनिफॉर्मली कोफिशियंट CU जो है वो 10 है और कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर CC जो 0.5 है, तो वो सॉइल जो है पुअरली ग्रेडेड और गैप ग्रेडेड दोनों कहलाएगी. क्वेश्चन नंबर 32. Which of the following statement is or are with regard to the recent president election in the United States of America? क्वेश्चन आंसर 2, 3, 4 तीनों सही है. दूसरा है डोनाल्ड ट्रंप वाज अ कैंडिडेट फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी. जोन बाइडेन वाज द कैंडिडेट फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पार्टी. कमला हैरिस वाज अ वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पार्टी. क्वेश्चन नंबर 33. Which of the following country were at a war with each other recently? America and Azerbaijan. Consider the following statement. A truss member can have the axial load. A truss member can undergo the elastic instability. A truss member is loaded at the pin joint. Individual truss member can be non-aligned load at the end. Which are the statement is or are not true? जैसे कौन सा ट्रू नहीं है, तो चौथा जो है बिल्कुल सत्य नहीं है. क्वेश्चन नंबर 35. A moving load of 5 kN travel over a beam of a span of 10 meter. The maximum shear किलो न्यूटन एंड द मोमेंट इन द बीम इज. तो ये बोल रहा है कि मूविंग लोड है, मतलब उसके ऊपर यूडियल लोड लग रहा है 5 किलो न्यूटन का एक बीम के ऊपर. 5 किलो न्यूटन का बीम के ऊपर एक लोड लग रहा है, ठीक है. तो मैक्सिमम शियर एंड द मोमेंट इन द बीम इज, और बीम का स्पान जो है 10 मीटर है. तो मैक्सिमम शियर और इसके ऊपर आपको जो मैक्सिमम शियर है वो कितना लगेगा. तो शियर फोर्स जो है वो 5 किलो न्यूटन का मूविंग लोड लग रहा है डायरेक्टली, तो मैक्सिमम शियर तो 5 ही लगेगा. और इसका जो मोमेंट है वो WL/4 आएगा. WL/4. तो इसको आप जो है कैलकुलेट कर सकेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा. Question number 36. A steel rod of 100 mm square cross section area and 2 meter in the height is subjected to the force of 40 kN. If the Young's modulus is 200 GPa, the elongation in the rod is. तो एक स्टील रॉड है जिसका एरिया आपको 100 mm स्क्वायर दे दिया है और 2 मीटर इसकी हाइट है या लेंथ इसकी 2 मीटर है, और फोर्स जो पी लोड इसको 40 किलोन्यूटन का और यंग्स मॉडुलस ई दे दिया है. तो डेल्टा एल आपको पूछा है एलोंगेशन, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है पी एल अपॉन ए ई. क्या होता है? पी एल अपॉन ए ई. लगा देंगे पी एल अपॉन ए ई और यहाँ से हमें एलोंगेशन की वैल्यू मिल जाएगी. तो आंसर जो है वो 4 mm आ रहा है. डेल्टा एल जो है पी एल अपॉन ए ई हमें मिल गया. Question number 37. If a shear stress of 50 megapascal is acting at a point while the tensile strength on the force surface is 100 megapascal, maximum principal stress at the point is. तो maximum principal stress कितना हो जाएगा? shear stress 50 मेगापिक्सल है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 100 है, तो अंडर रूट कर लो 100 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, तो आंसर जो है वो 150 मेगापास्कल आएगा. Question number 38. Select the most suitable option. A 6-meter long cantilever beam is designed for a dead, live and earthquake load. At which location will longitudinal reinforcement will be provided? Near the top surface, near the bottom surface. It will depend on the depth of the beam. All of the above. तो आंसर जो है आपका all of the above हो जाएगा. Question number 39. Beam is designed for the bending moment only. Column is designed for the axial load only. Column is designed for the axial load and moment only. Beam and the column are designed for the shear.
तो इसके अंदर पहला तो बिल्कुल सही है कि बीम जो है हमें बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन करते हैं, कॉलम को एक्सियल के लिए करते हैं, और तीसरा कॉलम को एक्सियल और मोमेंट के लिए डिजाइन करते हैं। बीम एंड कॉलम इज डिजाइन फॉर शियर, तो बीम और कॉलम को शियर के लिए डिजाइन नहीं करते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40, विथ इंक्रीज इन द ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट, कंक्रीट का ग्रेड जैसे जैसे बढ़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर एंड द न्यूट्रल एक्सिस इज डिक्रीजेस, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हम करेक्ट स्टेटमेंट को ही पढ़ते हैं कि मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपोजर कंडीशन। तो एक्सपोजर कंडीशन जो है 5 होती है, माइल्ड माइल्ड मॉडरेट माइल्ड मीडियम मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर और एक्सट्रीम, इस तरीके से जो है 5 एक्सपोजर कंडीशन होता है। तो जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है वो एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से हम आईएस कोड 456 के अकॉर्डिंग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। वाटर सीमेंट रेशियो इन द कंक्रीट रिफर टू मास ऑफ द वाटर टू द मास ऑफ द सीमेंट। वाटर सीमेंट रेशियो जो है सीमेंट का मास और वाटर का मास का जो रेशियो है उसको रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 41, इन द क्यूबिक मीटर ऑफ 1:2:4 concrete, cement, fine aggregate and coarse aggregate, volume of fine aggregate will be approximately, तो 1:2:4 है तो इसको ऐड कर दीजिए 42617, तो 1/7 करके, और फाइन एग्रीगेट का जो डेंसिटी होता है वो 1650 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 30% जो है वो आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, formwork design for a concrete column 3 meter tall can be approximately and economically done assuming the weight of the cubic meter of the concrete is, तो 3 मीटर का लॉन्ग कॉलम है तो फॉर्म वर्क का जो वेट है ये बोला है कि 1500 केजी का होता है। क्वेश्चन नंबर 45, कैपेसिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट मिक्सचर कैन बी प्रेजेंट इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कॉन्क्रीट इन ए बैच। कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट मिक्सचर की जो कैपेसिटी है वो वॉल्यूम के हिसाब से तय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46, concrete mix partially at the batching plant and mix completely during the journey between plant and the site is referred to as shrink mix concrete। तो ऐसा कंक्रीट जो बैचिंग प्लांट में मिक्स होता है, बैच्ड होता है, उसके बाद उसको कंप्लीटली जो जिस ड्यूरेशन मतलब जहाँ से पर्टिकुलर साइड तक ले जाने की जो डिस्टेंस होती है उसके अंदर उसका मिक्सचर होता है, तो उस प्रकार के कंक्रीट को हम लोग श्रिंक मिक्स कंक्रीट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इन द वाटर यूज फॉर मिक्सिंग कंक्रीट सस्पेंडेड पार्टिकल फॉर द क्ले एंड द सिल्ट कैन बी यू अप टू 0.02%। यदि वाटर जो है कंक्रीट के लिए आप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर जो है सस्पेंडेड पार्टिकल का परसेंटेज 0.02% जितना होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक लोड ऑन द स्ट्रक्चर इज ग्रेटर देन द मीन लोड। कैरेक्टरिस्टिक लोड जो है वो मीन लोड से ज्यादा लेके हम डिजाइन करते हैं। क्वेश्चन ऑफ 49, क्ले विद द हाई प्लास्टिसिटी आर बेस्ट कॉम्पैक्टेड बाय। जो क्ले की प्लास्टिसिटी ज़्यादा होती है उसका कॉम्पैक्शन हम लोग शीप फुट रोलर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स वेज थ्योरी एक्टिव प्रेशर अर्थ प्रेशर स्लाइड द वेज। कूलम्स वेज थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्टिव अर्थ प्रेशर जो है वेज के को स्लाइड करता है डाउन एंड आउटवर्ड ऑन द स्लिप सरफेस, तो हमेशा वो आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ से एक्टिव अर्थ प्रेशर लगता है। क्वेश्चन नंबर 51, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज d30 स्क्वायर अपॉन d60 इंटू d10। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो है वो d30 स्क्वायर अपॉन d60 इंटू d10 जितना लगता है, और d60 अपॉन d10 जो है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सी आर सी 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 यू कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर सी सी जो है वो आपका d30 स्क्वायर अपॉन d60 इंटू d10 होता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52. A soil has a fine 45%, sand is 55%, liquid limit is 30%, plastic limit is 15%. The classification is, तो इसका क्लासिफिकेशन जो हो जाएगा वो क्ले सिल्टी क्ले होगा SC. 53. Which of the following test is not particularly related to the black cotton soil? इसमें से कौन सा टेस्ट जो है वो ब्लैक कॉटन सॉइल के नहीं है? तो आंसर इज डिस्पर्शन टेस्ट. Question number 54. In a plate load test with 30 centimeter by 30 centimeter bearing plate on a sandy stratum, settlement of 10 mm is observed for the bearing pressure of 20 kilopascal. What will be the expected settlement for the shallow footing of size is 1.5 meter and 1.5 meter under the same intensity of loading is 30 mm. Question number 55. Under the select the most suitable option. Ultimate settlement of a soil under the uniform loading is directly proportional to. First is depth of the compressible soil strata and coefficient of the volume compressibility, both A and B. तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा. तो अभी आज हमने 55 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए हैं. इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन है. तो बाकी ये क्वेश्चन के लिए हम लोग पार्ट 2 वीडियो लेके आएंगे, उसके अंदर मैं आप लोगों को डिस्कशन करूंगा. यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप एक लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग.